आप सभी को सादर नमस्ते। युद्ध के मनोविज्ञान के इस सप्तम चर्चा सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। युद्ध के ऊपर एक आरोप है कि युद्ध बड़ा बुरा होता है, लेकिन युद्ध अच्छा और बुरा होता है, मैं ऐसा ना कह करके ये कहूंगा कि युद्ध को लड़ने वाले जो दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी भावनाओं पर युद्ध निर्भर करता है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आप कहेंगे युद्ध बुरा है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी पर बाढ़, भूकंप और नाना प्रकार की दैवीय आपदाएं आती रहती हैं, और इन दैवीय आपदाओं के लिए जिम्मेदार परमात्मा को या प्रकृति की शक्ति को ठहरा दिया जाता है। दैवीय आपदा के बाद आने वाली जो विपत्ति है, जो बड़े लेवल पर जो हमें हानिकारक परिणाम दिखाई देते हैं, उन सबसे यह सिद्ध नहीं होता कि परमेश्वर बड़ा क्रूर है या बड़ा दयालु है, बल्कि यह भी कारण दिए जाते हैं कि इनको भी आमंत्रित करने के पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य की कोई ना कोई भूमिका जरूर रही है। तो जैसे बाढ़, भूकंप और ये ऐसी नाना प्रकार की जो दैवीय आपदाएं हैं, इनको भी पाठ्यक्रम में हमें नकारात्मक तौर पे नहीं पढ़ाया जाता है, इनको स्वाभाविक मान करके पढ़ाया जाता है कि मनुष्य की या इस पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ इनका भी पृथ्वी पर आगमन होता ही रहता है। हाँ, इनसे बचा कैसे जाए यह जरूर पढ़ाया जाता है कि भूकंप आने पर आप क्या करें, बाढ़ आने पर आप क्या करें। ऐसे शरीर के साथ भूख, सर्दी, गर्मी, प्यास, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी नकारात्मक नहीं है। इनसे भी जीतना ही मनुष्य को सिखाया जाता है, और वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जीवन की रक्षा कैसे हो पाए। ठीक ऐसा ही युद्ध है। युद्ध भी मनुष्य अति महत्वाकांक्षी है, तो अति महत्वाकांक्षिता के कारण से इस समाज के अंदर युद्ध की स्थितियां बनती रहती हैं। इसलिए युद्ध अच्छा है या बुरा, इसकी चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि युद्ध उतना ही स्वाभाविक है जितनी स्वाभाविक अन्य विषम परिस्थितियां हैं। तो जैसे अन्य विषम परिस्थितियों से बचने के लिए आप और हम सीखते हैं, ऐसे ही युद्ध और युद्ध के साथ जो उपजने वाली विषम परिस्थितियां हैं, उनका हम कैसे सामना कर सकते हैं, यही युद्ध के मनोविज्ञान को समझाने के पीछे मूल भाव है। क्या युद्ध उपयोगी है? तो इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप मार्ग में चले जा रहे हैं और मार्ग में चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। आसपास आपके पास अन्य साधन नहीं है कि आप उस कांटे को निकाल लें। तो आप देखते हैं, ये विवेक है, और कहा जाता है आपने दूसरा कांटा उठाया और उस कांटे की सहायता से आपने पहले वाले कांटे को, जो आपके शरीर के भीतर है, उसको निकालने का प्रयास किया, और निकालने में आप समर्थ हो गए और वो कांटा निकल गया। लोक प्रचलित भावना क्या बनी? कांटे से कांटे को निकाल। यही स्थिति युद्ध की है। जी हां। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे किसान खेत में से खरपतवार को निकाल करके बाहर फेंक देता है, इसलिए ताकि उसे अच्छी फसल प्राप्त हो सके, ठीक उसी प्रकार से युद्ध भी मनुष्य समाज की जो कमजोर नस्लें हैं, उनको समाज में से निकाल करके बाहर फेंक देता है। और यही कारण है कि समय समय पर मानव जाति के सामने या मनुष्यों के सामने युद्ध के द्वारा बार बार उनके पौरुष की, उनकी शक्ति की परीक्षा होती रहती है। तो प्रश्न फिर उठता है कि क्या मानव समाज में भी ऐसी जातियां हैं जो मानव जाति की उन्नति को बाधित कर रही हैं? तो एक नहीं, कई प्रकार की जातियां हैं। बहुत सारी जातियां जो पृथ्वी के उत्पत्ति काल से ही, जैसे मनुष्य समाज ने उन्नति करी है, तो बहुत सारी जातियां जिन्होंने समय के लंबे अंतराल में न तो वो शिक्षित हो पाई और असभ्य की असभ्य ही बनी रही, उन्होंने किसी प्रकार की ज्ञान विज्ञान की उन्नति नहीं की। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका की हबसी जाति और अमेरिका की निग्रो जातियां, और भारत में भी अंडमान निकोबार आदि ऐसी स्थानों पर ऐसी जातियां देखने को मिलती हैं। इन्होंने किसी प्रकार की उन्नति नहीं की, और आपने देखा कि यूरोपियन शक्तियों ने किस प्रकार से अफ्रीका के बड़े भूभाग पर इतनी आसानी से आधिपत्य जमा लिया, उतनी आसानी से वो भारत पर आधिपत्य नहीं जमा पाए। दूसरा, कई जातियों ने एक समय बहुत उन्नति कर ली थी। सभ्यता की दौड़ में वे जातियां बहुत आगे निकल गई। समय व्यतीत होता गया, जवानी बीती, आ गया बुढ़ापा। उन जातियों की शासन कला जर्जरित हो चुकी थी। वे जातियां समय के थपेड़ों को सहन करने में असमर्थ हो चुकी थी। जी हां, लगभग लगभग उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।
अब उस जाति का या तो कायाकल्प होना चाहिए, कायापलट होना चाहिए, या उसका नाश अवश्यंभावी है। ध्यान कीजिए, अगर उसका नाश नहीं होगा तो वह जाति उस लाश की तरह होगी जो न केवल खुद सड़ती है बल्कि आस पड़ोस में भी बदबू फैलाती है। उस लाश को या तो श्मशान घाट तक पहुंचाया जाना चाहिए या उसमें उस जाति में प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। ध्यान कीजिए, ये दोनों ही काम उस जाति के अंदर जो लाश बन चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा का काम या उसे श्मशान तक पहुंचाने का काम युद्ध ही कर सकता है। जी हां, इसलिए अगर उसका नाश नहीं होगा तो ध्यान कीजिए, वह जाति मानव जाति के विकास में रोड़ा बनती रहेगी। विश्व के इतिहास पटल पर हम देखते हैं और हम पाते हैं कि एक समय फारस के बादशाह भूमंडल पर सबसे शक्तिशाली समझे जाते थे। धन की अधिकता ने उन्हें अय्यास बना डाला था और यूनान से एक चिंगारी यानी वीर सेनापति सिकंदर उठता है और उस सिकंदर ने फारस के साम्राज्य रूपी सूखी घास को न केवल पृथ्वी में से उखाड़ा बल्कि उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। सिकंदर ने दारा को परास्त किया और उसके साम्राज्य को बोसीदा लाश की तरह जमीन में दफन कर दिया और उसके बाद फारस का साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। रोमन साम्राज्य, जिसका प्रभाव विश्व के बहुत बड़े भूमंडल या बहुत बड़े भूभाग पर था, रोमन शासक विश्व के अंदर सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक बुद्धिमान समझे जाते थे। जिस रोमन ने साहित्य में, कलाओं में बहुत उन्नति कर ली थी, तो ध्यान करना, वही रोमन शासक जो एक समय विश्व के अंदर बड़े बड़े युद्धों को सहजता से जीत रहे थे, उनके अय्यासियों ने उनके शरीर को इतना कमजोर बना डाला था कि जिन लोहे के कवच कुंडलों को पहन करके उन्होंने अफ्रीका को जीता, उन्होंने यूरोप को जीता, उन्होंने मध्य एशिया को जीता, वही रोमन लड़ाके अय्यास बनने के बाद बिना मुकुट के ही या बिना बिना कवच कुंडल पहने ही युद्ध की तरफ प्रस्थान करने लगे थे और बड़े स्तर पर अपने प्राणों को खतरे में डालने लगे थे। जी हां, आपने नाम सुना होगा अटीला का, जिसको इतिहास में पढ़ाया जाता है अटीला द हुन के नाम से। इस अटीला द हुन के लड़ाकों ने न केवल यूरोप को रौंदा, इस अटीला ने अपने जीवन में संभवतः शायद एक ही युद्ध हारा हो। इस अटीला से रोमन साम्राज्य इतना भयभीत था कि अटीला से शांति वार्ता के लिए रोमन साम्राज्य ने प्रति वर्ष अटीला को 700 पाउंड मूल्य का सोना वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया था कि भाई तू हमारे ऊपर आक्रमण न कर, 700 पाउंड मूल्य का सोना हम प्रति वर्ष आपको कर के रूप में देते रहेंगे। ध्यान कीजिए, हजारों वर्षों की तपस्या से खड़ा हुआ रोमन साम्राज्य, अटीला ने उसे जमींदोज कर डाला। भारत की चर्चा करने से पहले एक प्रश्न मैं रखना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि युद्ध सीमित होता है या असीमित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि युद्ध सीमित या असीमित नहीं होता, यह लड़ने वाले दोनों प्रतिस्पर्धियों की महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। विचार करते हैं, आपने किसी युद्ध में विजय हासिल कर ली और युद्ध हारने वाले ने शुरू किया था और आपने उसे युद्ध में परास्त करके छोड़ दिया। आपने उसकी महत्वाकांक्षा को नहीं समझा तो वो अवसर पाकर के पुनः युद्ध करेगा, पुनः आपके ऊपर आक्रमण करेगा। जी हां, मनु महाराज कहते हैं कि आततायिनम आयंतम हन्यातेव अविचारयन, कि आतताई आक्रमणकारी को बिना विचारे ही दूर से ही मार देना चाहिए। याद कीजिए, सन 1191 और 1192 का समय, पृथ्वीराज चौहान भारत की सल्तनत पर राज्य कर रहे थे। इतिहास कहता है कि मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया। लगभग उसने 17 आक्रमण किए और 17 आक्रमण के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने न केवल मोहम्मद घोरी को हराया, कई बार उसे पकड़ा भी, और मोहम्मद घोरी हर बार अपने प्राणों की भिक्षा मांग करके दीनहीन बन करके लौट जाता।
अपने देश जाकर के अपने हार के कारणों की समीक्षा करता और उसने एक कारण पकड़ लिया था भारत को जीतने का कि भारत के जो राजा हैं वो बड़े दयालु हैं, अगर उनके सामने चालाकी से हाथ पैर जोड़ लिए जाए तो वो प्राणों की भिक्षा भी दे देते हैं। और इसी बात को जानता हुआ वो बार बार आक्रमण करता था। और इतिहास गवाह है, तराइन की जिस लड़ाई में पहली और अंतिम बार जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को चालाकी से धूर्तता से हरा दिया, तो न केवल पृथ्वीराज चौहान को भयंकर दंड दिया, इससे यह भी पता चलता है कि मोहम्मद घोरी में कितना आक्रोश भरा हुआ होगा कि उसने हजारों की संख्या में स्त्री और पुरुषों का कत्लेआम किया। तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, ये वेदना है भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई। जी हां, जिस भारत ने अपने यौवन के अंदर यूनानी आक्रमण को, जिस भारत ने अपने यौवन में शक और हुणों के आक्रमणों को निस्तेज और व्यर्थ कर डाला था, वही भारत इस्लामी आक्रमण के सामने घुटने टेक देता है, झुक जाता है और आज तक भारत इस्लामी आतंक के पंजे से मुक्त नहीं हो पाया है। तो आज की चर्चा का सार निकल करके ये आता है कि जीवन संघर्ष में उन्हीं की सत्ता कायम रहती है जिनके पास शक्ति है। आपके पास शक्ति है या नहीं है, इसकी परीक्षा युद्ध के द्वारा होती है। और ध्यान करना, युद्ध अंततः इस नियम पर बिल्कुल सहमत बना हुआ है, या युद्ध अंततः इस नियम को स्वीकार करता है, इस नियम को लागू करता है कि युद्ध की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह अयोग्यों को निकाल करके, अयोग्य मनुष्य, अयोग्य जातियों को निकाल करके समाज से या जातियों से या पृथ्वी से बाहर फेंक देता है।